गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हिस्ट्री। बेटा कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था द थर्ड ऑर्डर, पीजेंट, फ्री एंड अनफ्री। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री में वो हमारा टॉपिक है इंग्लैंड। ठीक है। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम 11th सेंचुरी, यानी कि फ्यूडलिज्म की अगर हम बात करें तो फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में कब से डेवलप होना शुरू हुआ? 11th सेंचुरी से। The Angles and Saxons from Central Europe had settled in England in 6th century. Angles और जो सेक्शंस थे सेंट्रल यूरोप से जो लोग आए थे वो 6th सेंचुरी में इंग्लैंड में सेटल होना शुरू हो गए। द कंट्री नेम इंग्लैंड इज़ अ वेरिएंट ऑफ अ एंजिल लैंड। जो नाम है इंग्लैंड जो नाम है देश का वो किस तरह से पड़ा है? वेरिएंट ऑफ एंजिल लैंड। एंजिल लैंड से पड़ा है ये नाम इंग्लैंड। इन द 11th सेंचुरी में विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल। 11th सेंचुरी में विलियम ने, ये कौन थे? ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के थे जिन्होंने के इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया विद एन आर्मी। अपनी आर्मी के साथ इंग्लिश चैनल क्रॉस किया और हराया। किसको हराया? सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजा को। फ्रॉम दिस टाइम, इस वक्त से फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ओपन एट वार बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी। और तब से ही फ्रांस और इंग्लैंड को लेकर टेरिटरी और ट्रेड इन सब को लेकर डिस्प्यूट और वार छिड़ी हुई है। एक वार से मतलब छिड़ गई। विलियम आई हैड लैंड मैप्ड and distributed it in section to 180 Norman nobles who had migrated with him. विलियम के पास एक लैंड मैप था इंग्लैंड का और उसने उसको 180 डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्शंस टू 180 नॉर्मन नॉबल्स के सेक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये कौन लोग थे? वो लोग थे जो माइग्रेट हो करके आए थे उसके साथ। द लॉर्ड बिकम द चीफ टीनेंट्स ऑफ द किंग। जो लॉर्ड होते थे वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके कौन होते थे? वो चीफ टीनेंट्स। एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प। और इनसे ये उम्मीद की जाती थी चीफ टीनेंट से कि राजा महाराजाओं को ये मिलिट्री हेल्प करेंगे, यानी कि जब भी वार में, युद्ध में उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग उनको हेल्प करेंगे। दे वर ऑब्लाइज्ड to supply a certain number of knights to the king. They soon began to give some of their own lands to knights who would serve them just as they in turn serve the king. और जब ये किंग के लिए मिलिट्री सर्विसेज करते थे तो उन्हें उसके बदले में ये लोग लैंड वगैरह गिफ्ट में तौर पर देते थे। They could not however use their knights for private warfare, which was forbidden in the England. यानी कि जो नाइट्स होते थे उनको ये नहीं करते थे, प्राइवेट वारफेयर के लिए यूज़ नहीं करते थे। ये बिल्कुल मना था इंग्लैंड में, ऐसा करने के पर बिल्कुल मना ही थी। एंग्लो सेक्शंस पीजेंट बिकम टीनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल ऑफ लैंड होल्डर्स। जो एंग्लो सेक्शन पीजेंट होते थे वो कौन होते थे? लैंड अलग अलग लेवल्स पे जो लैंड होल्डर्स होते थे ये एक तरह से उनके टीनेंट्स होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने अफेक्ट किया, किसको अफेक्ट किया? सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को। While members of the first two orders saw the social system as stable and unchanging. While members of the first two order, दो फर्स्ट टू ऑर्डर्स कौन से हो गए? क्लर्जी एंड नॉबल्स। तो इन लोगों के लिए क्या था? जो सोशल सिस्टम था वो स्टेबल था और उसमें किसी तरह की कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं थी। देयर वर सेवरल प्रोसेसेस विच वर ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम। बहुत सारे प्रोसेसेस थे जो सिस्टम में ट्रांसफॉर्म किए गए, जो सिस्टम में बनाए गए। सम ऑफ दीज कुछ क्या थे? जैसे कि सच अ चेंज इन द एनवायरनमेंट वर ग्रेजुअल एंड ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल, यानी कि एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई चेंज करना,
जो क्या, और ये चेंज किस तरह से थे, मतलब कोई इमीडिएट चेंज नहीं थे बल्कि ग्रेजुअल चेंजेस थे। अदर वर मोर ड्रामेटिक, कुछ दूसरे ड्रामेटिक चेंज थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, द चेंज इन द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यानी कि एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी वगैरह का क्या यूज़ करना है, लैंड को किस तरह से यूज़ करना है, जिस तरह से जो ट्रेडिशनल मेथड से उसमें किस तरह से चेंज करना है, ये ड्रामेटिक चेंज थे। दीज इन टर्न वर शेप्ड बाई एंड हैड एन इफेक्ट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन लॉर्ड एंड वैसेस। ये जो चेंज थे, इन चेंज की वजह से लॉर्ड्स और वैसेल्स के बीच में जो भी सोशल और इकोनॉमिक एक टाई थी, सबसे ज़्यादा असर इस चीज़ का उस सोशल और इकोनॉमिक टाई पे पड़ा, यानी कि लॉर्ड्स और वैसेल्स के बीच में जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस थे, सबसे ज़्यादा असर इन चेंज का उन रिलेशंस पे पड़ा। लेट अस एग्जामाइन दीज प्रोसेस बाय वन बाय वन। अब वो वन बाय वन यानी कि वो कौन कौन से चेंज थे, वो कौन कौन से सोशल और इकोनॉमिक चेंज थे जिनका असर पड़ा लॉर्ड्स और वैसेल्स के रिलेशंस पर। पहला है हमारा द एनवायरमेंट। द फर्स्ट वन इज एनवायरमेंट। From the 5th to the 10th century, most of the Europe was covered with the vast forest. अगर हम 5th से 10th सेंचुरी के बीच में देखें तो हमें पता चलता है ज़्यादातर जो यूरोप था वो किस से घिरा हुआ था, जंगलात से, फॉरेस्ट से। दस द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वाज लिमिटेड, क्योंकि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ था, इसलिए खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन थी वो बहुत लिमिटेड थी। आल्सो पीजेंट डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन कुड फ्ली फ्रॉम ऑपरेशन एंड टेक रिफ्यूजी इन द फॉरेस्ट। और जो फार्मर्स और पीजेंट्स थे वो अपनी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड कम था। could free from the operation and take refuge in the forest. Europe was undergoing an intensely cold climate spell in this period. यूरोप में क्या है, यूरोप की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो क्या है कि वहाँ पर मौसम ठंडा रहता है इन दिनों। दिस लेड टू सब, जब रिफ्यूजी वगैरह आ जाते हैं, रिफ्यूजी जैसे कि फॉरेस्ट रिफ्यूजीज उधर एग्रीकल्चर लैंड की तरफ आते थे तो वो मौसम होता था जब वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता था। दिस लेड टू सीवियर एंड प्रोलॉन्ग विंटर, अ शॉर्टेंड ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप, जिसकी वजह से क्या होती थी, विंटर सीजन में क्या हो जाती थी, ग्रोइंग क्रॉप वगैरह की शॉर्टेज हो जाती थी, एक लंबे समय तक चलती थी ये। एंड रिड्यूस ईल्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, और क्योंकि विंटर वहाँ पे होने की वजह से और शॉर्टेज की वजह से क्रॉप वगैरह में ग्रोइंग सीजन फॉर शॉर्टेंड ग्रोइंग सीजन, यानी कि जो पैदावार का सीज़न होता है फसल को का जो बोने और उगाने का जो ग्रोइंग सीज़न जिसको हम कहेंगे वो शॉर्ट होता था, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कमी हो जाती थी। फ्रॉम द 11th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज, उसके बाद यूरोप जो एक वार्म फेज में एंटर होता है और जो एवरेज टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया गया। क्यों किया गया, विच हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो पैदावार होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इस एवरेज टेम्परेचर का एग्रीकल्चर पर एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। पीजेंट नाउ हैड अ लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, और इस एवरेज टेम्परेचर की वजह से, वार्म फेज की वजह से पीजेंट्स को खेती बाड़ी करने के लिए एक लंबा समय, एक लंबा सीजन मिलने लगा। एंड सॉइल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रस्ट कुड बी मोर इजीली प्लग्ड, अब क्या होता था कि मिट्टी भी फर्टाइल थी, ग्रोइंग सीजन भी काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से वो खेती वगैरह के सारे काम आसानी से करने लगे। एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस हैव नोटेड दैट देयर वाज सिग्निफिकेंट रिसीडिंग ऑफ द फॉरेस्ट लाइन इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस है वो ये बताते हैं कि इस चीज़ का यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पर, बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज थे उन पर एक अच्छा असर पड़ा। दिस मेड एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉसिबल, और उसकी वजह से फॉरेस्ट का एक बड़ा एरिया कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी कि ये इस एवरेज टेम्परेचर की वजह से, वार्म फेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि फॉरेस्ट एरिया का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो कल्टीवेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज़।
इनिशियली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज प्रिमिटिव। यूरोप में आज भी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे ये लोग, वो काफ़ी प्रिमिटिव थी, यानी पुरानी थी। द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल टू द पीजेंट वाज द वुडन प्लग। और जो टूल्स वगैरह वो खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते थे वो वही थे, वुडन प्लग ड्रॉन बाय अ टीम ऑफ ऑक्सन, मतलब वही बैलों में हल लगा के जो करते हैं प्लगिंग, वो सब। दिस प्लग कुड एट बेस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वाज अनेबल टू फुली ड्रा आउट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। ये तरीका सही है, लेकिन उसकी वजह से हम मिट्टी की जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी होती है उसको पूरी तरीके से हम उसको बेहतर नहीं कर पाते हैं। एग्रीकल्चर वाज देयरफॉर वेरी लेबर इंटेंसिव। एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है। फील्ड हैड टू बी डग बाय हैंड। अगर हम मान लीजिए एग्रीकल्चरल फील्ड को, मैदान को, एग्रीकल्चरल ज़मीन को, जो भी लैंड है उसको हाथ से उसमें खुदाई करने लगे ऑफन वंस इन 4 years एंड एनॉर्मस मैनुअल लेबर वाज रिक्वायर्ड। तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर भी हमें चाहिए। तो ये क्या है, ये सब पुराने तरीके हैं। आल्सो एन इफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज़। और मान लीजिए जो क्रॉप रोटेशन का मेथड है उसी को हम यूज़ करने लगे। एन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव। और ये जो क्रॉप रोटेशन वाला मेथड है ये एक इनइफेक्टिव मेथड है। द लैंड वाज डिवाइडेड इन हाफ। लैंड को किस में डिवाइड किया जाता है? आधे, 2 पीट्स में, 2 पार्ट्स में। 1 फील्ड वाज प्लांटेड इन ऑटम विद विंटर। एक फील्ड में, यानी कि 2 हाफ में से एक फील्ड में हम क्या प्लांट कर रहे हैं? ऑटम में वहाँ पर प्लांट करेंगे, ग्रोइंग जो भी हमें करना है, फसल उगानी है विंटर सीजन में, जैसे कि वीट है। जबकि दूसरे में हम क्या करेंगे, उसको हम खुला ऐसे ही छोड़ देंगे। लेफ्ट फॉलो राई वाज प्लांटेड ऑन द पीस ऑफ फॉलो लैंड द नेक्स्ट ईयर। और दूसरे साल उसमें राई वगैरह इस तरह की फसलें उगाएंगे। वाइल द अदर हाफ वाज पुट टू फॉलो। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से को खाली छोड़ देंगे। विद दिस सिस्टम द सॉइल स्लोली डिटोरिएटेड। और इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। एंड फेमेंस वर नॉट अनकॉमन। क्रॉनिक malnutrition alternated with devastating famines and life was difficult for the poor। और जब इस तरह से होता है तो जो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मालन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम, क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन, क्योंकि आप एक हिस्से में तो उगा रहे हो, दूसरे हिस्से को आपने छोड़ दिया। अब दूसरे हिस्से में भी अगर आप फसल उगाते हो तो उससे जो प्रोड्यूस आएगा उससे जो गरीब हैं उन तक वो चीज़ पहुंचाई जा सकती है। तो उनमें किसी तरह की जो मालन्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी। लेकिन ऐसा करने की वजह से उन लोगों में क्रॉनिक मालन्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। डिस्पाइट दीज हार्डशिप द लॉर्ड वर एंशियस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी वहाँ पर जो लॉर्ड्स होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे? उन्हें किस बात की फ़िक्र रहती थी कि उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। यानी कि जो पुअर्स थे, जो गरीब थे, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनसे किसी को कोई मतलब नहीं था। और ये जो लॉर्ड्स होते थे बस किस बात की फ़िक्र रहती थी कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट फ्रॉम द लैंड, द peasants were forced to bring under cultivation all the land in the manorial estate and spend more time doing this than they were legally bound to do। पीजेंट्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो इनकी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करें, कल्टीवेशन का काम करें, और एक तरह से वो लीगली बाउंड थे, यानी कि वो उन्हें छोड़ कर भी नहीं जा सकते थे, मतलब वो काम ना करना चाहें तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। मैंने आपको कल जब हमारी लाइव क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था कि पीजेंट अगर लैंड छोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें जो लॉर्ड होते थे उनकी परमिशन लेना ज़रूरी होती थी। वो उनकी परमिशन के बगैर लैंड को छोड़ भी नहीं सकते थे। द पीजेंट डिड नॉट बो क्वाइटली टू ऑपरेशन सिंस दे कुड नॉट प्रोटेस्ट ओपनली। जो पीजेंट्स होते थे अगर वो उनकी कोई भी आवाज़ उठाएंगे, दबा देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, और यहाँ तक कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। दे रिस्टोर्टेड टू पैसिव रेजिस्टेंस। दे स्पेंट मोर टाइम कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स। ज़्यादातर वक्त किस पे गुजारते थे? वो कल्टीवेशन के कामों पे। एंड कीप्ड मच ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट लेबर फॉर देमसेल्व्स। दे आल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड एक्स्ट्रा सर्विसेज। और वो मतलब अगर मान लीजिए जो अनपेड सर्विसेज हैं एक्स्ट्रा, उनके
करने से उन्हें करने से परफॉर्म करने से अवॉइड कर रहे हैं, तो दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड ओवर पेस्चर एंड फॉरेस्ट लैंड। तो ऐसा करने पर क्या होता था, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी पीजेंट्स और लॉर्ड के बीच में। और क्या था, ओवर पेस्चर एंड फॉरेस्ट लैंड एंड सा दीज लैंड आज रिसोर्सेज टू बी यूज बाय द होल कम्युनिटी वाइल लॉर्ड्स ट्रीटेड दीज एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जबकि लैंड वगैरह जो है, फॉरेस्ट लैंड वगैरह है, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एक ऐसे रिसोर्स, मतलब होल कम्युनिटी के रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए फॉरेस्ट लैंड को। जबकि लेकिन होता क्या था कि उस लैंड का इस्तेमाल किस तरह होता था, जैसे कि वो लॉर्ड की क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और उसका इस्तेमाल वो इसी तरीके से करते थे। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। By the 11th century there is evidence of several technological changes। अगर हम 11th सेंचुरी में देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी सामने आए हैं। जैसे कि instead of the basic wooden plug, cultivators began using heavy iron tipped plug and mold boards। यार पहले क्या होता था, वुडन प्लग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बाद उन लोगों ने हैवी आयरन टिप प्लग का इस्तेमाल करना, मोल्ड बोर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दीज प्लग कुड डिग मच डीपर एंड मोल्ड बोर्ड्स टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपरली विद दिस द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल वर बेटर यूटिलाइज्ड। और जो ये प्लग होते थे वो क्या करते थे, वो और गहराई में खुदाई कर पाते थे, और जो मोल्ड बोर्ड्स होते थे वो टॉप सॉइल को एकदम प्रॉपर वे में उसको कर दिया करते थे, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। द मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग एनिमल टू द प्लग इम्प्रूव्ड। और जानवरों के ज़रिए जो ये हल चलाने वाला तरीका है उसको भी इम्प्रूव किया गया। इंस्टेड ऑफ द नेक हार्नेस द शोल्डर हार्नेस केम इनटू यूज़। पहले क्या होता था, जानवर की गर्दन में डालकर किया जाता था, उसकी जगह अब उनके शोल्डर्स का यूज़ किया जाने लगा। दिस एनेबल एनिमल्स टू एक्सर्ट ग्रेटर पावर। हॉर्सेज वर नाउ बेटर शोड विद आयरन हॉर्स शूज विच प्रिवेंटेड फूड डिके। देयर वॉज इंक्रीज यूज़ ऑफ विंड्स एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। जो विंड है, वाटर एनर्जी है, उसका इस्तेमाल भी खेतीबाड़ी के लिए किया जाने लगा। मोर वाटर पावर एंड विंड पावर मिल्स वॉज सेटअप किस ओवर यूरोप फॉर पर्पज़ लाइक मिलिंग कॉर्न एंड प्रोसेसिंग ग्रेप्स। और यूरोप में बहुत ज़्यादा मतलब वाटर पावर और विंड पावर मिल्स को इस्टेब्लिश और सेटअप किया जाने लगा, ताकि जो किस पर्पज़ से इन मिल्स को सेटअप किया जा रहा था, मिलिंग कॉर्न और प्रेसिंग ग्रेप्स, ताकि ग्रेप्स को प्रेस किया जा सके और कॉर्न वगैरह की मिलिंग की जा सके। देयर वर ऑल्सो चेंज इन द लैंड यूज़ में भी कई चेंज देखने को मिले, जैसे कि द मोस्ट रेवोल्यूशनरी वन वाज द स्विच फ्रॉम अ 2 फील्ड टू अ 3 फील्ड सिस्टम। या एक में क्या था, वन वाज द स्विच फ्रॉम अ 2 फील्ड, और दूसरा क्या था जो लैंड में देखने को मिले, 3 फील्ड सिस्टम। इन दिस पीजेंट कुड यूज़ अ फील्ड 2 ईयर और 3 ईयर। 2 फील्ड सिस्टम और 3 फील्ड सिस्टम का मतलब ये था कि जो पीजेंट फार्मर्स होते थे वो लैंड को 2 साल या फिर 3 साल तक उसे यूज़ में ले सकते थे। इफ़ दे प्लांटेड इट विद वन क्रॉप इन ऑटम एंड डिफरेंट क्रॉप इन स्प्रिंग अ ईयर एंड अ हाफ लेटर। क्या करते थे, ऑटम में वो अलग क्रॉप को उगाते थे, स्प्रिंग सीजन में अलग। दैट मीन द फार्मर कुड ब्रेक देयर हॉलीडे इनटू 3 फील्ड। तो इस तरह से उनको एक ब्रेक भी मिल जाया करता था। दे कुड प्लांट वन विद वीट और राई इन ऑटम। क्या करते थे, एक में वो वीट को उगाते थे, दूसरे में ऑटम सीजन में राई को, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। द सेकेंड कुड बी यूज इन स्प्रिंग। दूसरे फील्ड का इस्तेमाल वो स्प्रिंग सीजन में करते थे, जैसे कि टू रेज द पीस है, बीन्स है, लेंटिल्स है, फॉर ह्यूमन यूज़। एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए, दूसरी फसल ह्यूमन यूज़ के लिए। ओट्स एंड बार्ले फॉर द हॉर्सेज। ओट्स और बार्ले घोड़ों के लिए। थर्ड फील्ड में क्या करते थे, ले फॉलो ईच ईयर दे रोटेटेड द यूज़ अमंग 3 फील्ड्स। और हर साल वो इन तीनों फील्ड्स का क्या करते थे, रोटेशन करते थे।
With these improvement, there was an almost immediate increase in the अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ लैंड। और इस तरह से क्या हो रहा था, हर लैंड यूनिट से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उसकी अमाउंट में इमीडिएट इंक्रीज देखने को मिल रहा था। फूड अवेलेबिलिटी डबल, और जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी डबल हो रही थी। The greater use of plant like peas and bean meant more vegetable protein in the diet of average European and a better source of food for their animals। और इस तरह की फसलें जो थी वो क्या थी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन था जो काफ़ी बेटर थी यूरोपियंस के लिए। फॉर कल्टिवेटर्स इट मीन बेटर अपॉर्चुनिटीज़, दे कुड ना प्रोड्यूस मोर फूड फ्रॉम लेस लैंड, यानी कि कम लैंड से वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था, टेक्नोलॉजी की वजह से। द एवरेज साइज ऑफ पीजेंट फार्म श्रैंक फ्रॉम द 100 एकड़ टू 30 एकर्स बाय 13th सेंचुरी, यानी कि जो फार्म का जो साइज़ था वो 100 एकड़ से 20 से 30 एकड़ तक हुआ करता था, हो गया मतलब। होल्डिंग विच वर ए स्मॉलर कुड बी मोर एफिशिएंटली कल्टिवेटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेबर नीडेड। और जो छोटा लैंड होता था उसमें जाहिर सी बात है जो लेबर अमाउंट है वो कम हो जाएगी, कम लेबर में आप वो काम कर सकते हो वहाँ पर अगर आपका फील्ड छोटा है। दिस गिव द पीजेंट टाइम फॉर देयर एक्टिविटीज़। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इसमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऐसे थे जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा अमाउंट मनी की ज़रूरत पेश आई। पेजेंट डिड नॉट हैव एनफ मनी टू सेट अप वाटर मिल एंड विंड मिल। पेजेंट्स के पास, फार्मर्स के पास इतना नहीं होता कि वो विंड मिल और वाटर मिल को सेटअप कर सकें, इसलिए द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द लॉर्ड। सो उन्हें लॉर्ड वगैरह से इनिशिएटिव, लोन वगैरह, पैसे वगैरह ये चीज़ें लेनी पड़ती थी। बट पीजेंट वर एबल टू टेक द इनिशिएटिव इन मैनी थिंग्स। लेकिन पीजेंट जो होते थे फार्मर्स, वो इनिशिएटिव कई तरह से ले सकते थे, कई चीज़ों में ले सकते थे, जैसे एक्सटेंडिंग एरेबल लैंड। दे आल्सो स्विच टू द 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप एंड सेटअप स्मॉल फॉर्जेस एंड स्मिथीज इन द विलेजेस। तो ये वो चीज़ें थी जिनमें वो इनिशिएटिव ले सकते थे। वियर आयरन टेप प्लग एंड द हॉर्स शोज वर मेड एंड रिपेयर्ड चीपली। फ्रॉम द 11th century द पर्सनल बॉन्ड दैट हैड बीन द बेसिस फॉर फ्यूडलिज्म वर वीकेंड बिकॉज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड। और जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन था वो बहुत ज़्यादा क्या था, मनी बेस्ड था। लॉर्ड फाउंड इट कन्वीनियंस टू आस्क फॉर रेंट इन कैश नॉट सर्विस एंड कल्टिवेटर्स वर सेलिंग देयर क्रॉप फॉर मनी इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग देम फॉर अदर गुड्स। और जो कल्टिवेटर्स होते थे वो क्या करते थे, अपनी फसलों को वो बेचते थे, एक्सचेंज नहीं करते थे उसके बदले कोई दूसरी चीज़ बदल के वो पैसों में अपनी फसल को बेचते थे टू ट्रेडर्स, जो भी व्यापारी वगैरह होते थे उनको। ये नहीं कि बदले में चीज़ एक्सचेंज वाली कोई सिस्टम नहीं था कि सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे, बल्कि पैसे। हु वुड देन टेक सच गुड टू बी सोल्ड इन द टाउन्स। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मनी बिगिन टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस। और जब मनी का यूज़ बढ़ने लगा तो इससे चीज़ों की जो प्राइस थी उस पर काफ़ी इसका असर पड़ा। विच बिगन हायर इन टाइम्स ऑफ पुअर हार्वेस्ट। तो इससे क्या हुआ, जब पुअर हार्वेस्ट का वक्त होता था, यानी कि जब किल्लत होती थी उन चीज़ों की, तो उस वक्त क्या होता था, इन चीज़ों की जो कीमत थी वो बढ़ जाया करती थी। इन इंग्लैंड फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चरल प्राइसेस डबल्ड बिटवीन द, हम देखें तो 1270 से 1320 के दरमियान ये ऐसा पीरियड है जब इंग्लैंड में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे उनकी जो प्राइस थी वो डबल हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अ फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन पीपल्स। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।